हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में। पिछला जो वीडियो था लास्ट में एक मैंने न्यूमेरिकल दिया था और कुछ लोग आ जाए थे बीच में, जिस कारण जो था आगे हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो चलिए वहां से आज आगे बढ़ेंगे। होप कि कुछ लोग उस क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे, अगर नहीं ट्राई किए हो तो कोई बात नहीं, आज बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग बनाने वाले हैं। तो आज जो होगा मेरा, एक तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पे न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे और दूसरा जो होगा कुछ और नर्स्ट इक्वेशन से का क्वेश्चन अगर कहीं छूटा होगा उसको भी देख लेंगे। और थर्ड में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के हेल्प से जो दूसरे हमारे इलेक्ट्रोड हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा सुबह है आपके और हमारे चैनल पीके सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो था मिला पिछले क्लास में बच्चों, वो कुछ इस तरह से था कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H2SO4 से ये जा रहा था H2PT 1 atm at 25 डिग्री सेल्सियस, जहां H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 0.005 m था। यही था। क्लियर हो गया बात? अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन रहा है कि नहीं, यानी SHE या जो भी होगा। SHE तो नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड होने के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए था, 1 m। लेकिन यहाँ पे पहले ये हमें पता करना होगा कि क्या ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है या नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होने के लिए बच्चों हमें या तो H प्लस से H2 दिखना चाहिए या H2 से H प्लस दिखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? या तो इस फॉर्म में दिखाई दे या तो इस फॉर्म में दिखाई दे, तो हमारे लिए कौन सा होगा इलेक्ट्रोड? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होगा। पहली बात क्लियर हो चुका है। अब जरा ध्यान से देखो, H2 तो दिखाई दे रहा है, क्या इधर H प्लस छुपा हुआ है? तो है H प्लस, क्योंकि तुम H2SO4 को अगर तोड़ो तो ये बनेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी कि यहाँ पर हमको जो मतलब है H2SO4 में वो किससे मतलब है? H प्लस से। तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से है, H प्लस से H2PT 1 atm। अब देखो यहाँ पर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, जबकि हमें किसका चाहिए कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस का। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका है? H2SO4 का। हमें चाहिए किसका? H प्लस का। निकल सकता है? तो निकल सकता है। जरा सोचो, H2SO4 क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? तो H2SO4 मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि 100% डिसोसिएट होगा। ये 1 मोल टूटेगा तो ये 2 मोल बनेगा। तो यहां से अगर C खत्म होगा तो ये कितना बनेगा? 2C बनेगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 2C हो जाएगा। तो यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.005 इंटू 2। चलो, तो कॉन्सेंट्रेशन निकल गया है किसका? H प्लस। दूसरी बात, ये किस फॉर्म में है? तो H प्लस से H2 जा रहा है, तो रिएक्शन लिखो H प्लस से कहा जा रहा है? H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाओ। अब देखो, +1 से 0 गए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2 के लिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है। अब हम इसका अगर पूछे आपसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो क्या यहाँ 0 कह दें? तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं कर सकते। रीजन समझो, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 m दिया होता तब हम कह देते कि यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होगा। लेकिन यदि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होगा, यानी स्टैंडर्ड नहीं है। ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड है। और नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 नहीं होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होगा। और फिर से याद करा दें, स्टैंडर्ड के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए: प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। तो टेम्परेचर तो है, प्रेशर तो है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इसका 1 m नहीं है, जिस कारण ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। और यदि ये नॉन स्टैंडर्ड है मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होगा। आपको निकालना होगा। चलिए, तो निकालने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का भी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में या सेल पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में हम यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। तो अगर हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q होता है। क्लियर हो गया बात? अब इसी को E सेल के जगह पर हम लिख सकते हैं H प्लस से H2, यहां पर भी H प्लस से H2, मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया ये। चलिए, अब N और Q चाहिए, इसके लिए रिएक्शन लिखो।
तो रिएक्शन तो लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन है कितना 2 इंटू 0.005 और इसका प्रेशर है कितना 1 atm। तो अगर Q लिखे तो क्या होगा प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई है पीछे तो 2 से स्क्वायर हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर कितना है 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जल्दी से देखो तो 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 लिख सकते हैं ना 5 इंटू 10 पर पावर माइनस 3। तो यहां से फाइनली Q इक्वल टू क्या मिला 1 बाई 10 पर पावर माइनस 2, क्योंकि देखो ये 10 होगा तो एक जो होगा खत्म कर देगा। अब फाइनली यहां से Q का वैल्यू मिल गया 10 पर पावर 2, N का वैल्यू पता है N का वैल्यू है 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब यहां से लिख लो E H प्लस से H2 इक्वल टू E नॉट। E नॉट क्या होगा स्टैंडर्ड हमेशा क्या होता है हाइड्रोजन का 0 माइनस 0.059 अपॉन N, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है लॉग Q। Q का वैल्यू तो Q का वैल्यू देख लो 10 पर पावर कितना है 2 है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग 10 पर पावर 2 का वैल्यू कितना हो गया 2। चलिए तो ये निकल गया EH प्लस से H2 या EH प्लस H2 के जगह पर तुम लिख सकता है EH2SO4 से H2 का ये वैल्यू होगा। अच्छा दूसरा चीज देखो कि ये निगेटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। सेल पोटेंशियल निगेटिव होगा तो उसका कुछ अलग मतलब होता है, पॉजिटिव होता है तो उसका कुछ अलग मतलब होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी निगेटिव में भी पॉजिटिव, पहली बात। अच्छा ये जो हम निकाले वो क्या निकाले रिडक्शन पोटेंशियल। तो मान लो कि क्वेश्चन में ये सारा इंफॉर्मेशन दे दिया और तुमसे ये नहीं पूछकर, यहां पर ध्यान देना, यहां पर तुमसे ये पूछता EH2 से H प्लस क्या होगा या H2 से H2SO4 का वैल्यू बताओ, मतलब ये इंफॉर्मेशन देता और ये पूछता। तो देखो जस्ट इसके ये क्या पूछ रहा है अपोजिट, यानी तुम निकाला क्या है रिडक्शन पोटेंशियल और क्वेश्चन में पूछा क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या करता जस्ट साइन को चेंज कर देता, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का साइन चेंज करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन चेंज करो क्या बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ पे। मान लो कि हमारे लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सपोज करो कि हमसे कहा कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ HCl से H2 PT 1 atm at 25 डिग्री सेल्सियस, जहां पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन है 1m, ठीक है। तो पहले ये सोचो कि क्या ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है या नहीं। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए हमें 2 चीज चाहिए, H प्लस से H2 जाते हुए नजर आए या H2 से H प्लस। तो देखो यहां पर HCl को तोड़ेगा तो क्या बनेगा, HCl को तोड़ेगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस, यानी एक्चुअल में ये कहां से कहां जा रहा है H प्लस से कहां जा रहा है H2, यानी इसी का हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा दूसरी बात, अगर ये 1 मोल टूटेगा तो ये 1 मोल बनेगा, तो यहां से C टूटेगा तो ये C बनेगा। कहने का मतलब कि अगर ये 1 मोल है मतलब 1 मोल पर लीटर है तो ये भी 1 मोल पर लीटर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो H प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिख रहा है 1 मोल पर लीटर। अब जरा ध्यान से देखो, टेम्परेचर है 25 डिग्री, प्रेशर है 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन है कितना 1 मोल पर लीटर। क्या ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, सीधे कह देंगे कि यहाँ पर आंसर कितना होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा समझ में आया बात, क्योंकि ये पूरी तरह से किस कंडीशन में है स्टैंडर्ड कंडीशन में। चलो इसको भी नोट कर लो। चलो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ बहुत ही गर्मी लग रहा है, गर्मी में पढ़ने का मजा भी कुछ अलग है। जब तुम बड़ा हो जाएगा तो क्या याद रखेगा, है ना।
जब तुम बड़ा आदमी बन जाएगा तो अपना स्ट्रगल का लाइफ लिखेगा, तो उसमें कुछ होना चाहिए ना कि इतने सुबह में इतना भयंकर गर्मी में हम पढ़ते थे बिना खाना खाए हुए, बहुत सारा चीज और दो चार ऐड करते जाना और क्या। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, किसका निकालना है। तो इस बार मान लो कि हम EH2 PT1ATM से आपको, या इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे HCl H2 PT1ATM, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पर रख देते हैं 0.001 m कॉन्सेंट्रेशन। चलो इसको ट्राई करो इस बार। क्या इस बार भी जीरो होगा? नहीं, इस बार जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो HCl को अगर तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसका भी C और इसका भी C, यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहां से मिला 0.001 यानी 10⁻⁻2 m। क्लियर हुआ? तो एक्चुअल में ये है क्या, किसका निकालना है, तो EH प्लस, क्योंकि HCl से हमको क्या मिल चुका है, H प्लस से H2 PT1ATM। क्लियर है बात? अब देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻2 m। तो क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है? नहीं। टेम्परेचर और प्रेशर तो स्टैंडर्ड पे है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड पे नहीं है, इसलिए इस समय इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जब भी नॉन स्टैंडर्ड आपको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल, तो हमेशा किसका यूज करो, नर्स्ट इक्वेशन का। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q, बोलो यही होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में चेंज कर लो इसको, तो E सेल के जगह पर क्या लिखेगा, H प्लस से H2, यहां पर E नॉट के जगह पर H प्लस से H2 माइनस 0.059 अपॉन n log Q। अब चलो n और Q के बारे में सोचो, तो n और Q के लिए रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन सीधी सी बात है, H प्लस से कहां जा रहा है, H2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू हो गया तुम्हारे लिए 2। अब और क्या चाहिए तुम्हें, तो Q चाहिए। Q लिखने का तरीका, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर देखो कितना दिया है, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस देखो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻4 यानी हो गया 10⁻4। क्लियर हो गया बात? तो Q निकल गया, N निकल गया, अब निकाल लो, यहां पे निकाल देते हैं, छोड़ो यहीं पे नीचे ही निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा जल्दी से देखो यहाँ पे, EH प्लस से H2 इक्वल टू इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0.059 अपॉन n का वैल्यू 2 log Q, Q का वैल्यू 10⁻4। अब देखो इसको सॉल्व करेगा तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव आ रहा है। अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जाए तो साइन चेंज कर दो, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। चलो पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ E CH3COOH H2 platinum 1 atm at 25 डिग्री सेल्सियस, जहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.002 या सिंपल ले लो 0.2 m। सपोज CH3COOH 5% डिसोसिएट। चलो बन गया, बनेगा नहीं बनेगा, कोशिश करो। तो पहले तो ये देखो कि क्या ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बना रहा है, उसके लिए दो कंडीशन, H प्लस से H2 दिखे या H2 से H प्लस। तो इसको तोड़ेगा तो यहाँ H प्लस मिलेगा ना, तो H प्लस से कहा जा रहा है H2। तो पहली चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर E H प्लस से कहा जा रहा है H2, इसी का निकालना है, क्योंकि H2 तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है H प्लस। पहली बात हो गया ये। दूसरी बात, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं,
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 1m नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में? नॉन स्टैंडर्ड। तीसरी बात, अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो CH3COOH, CH3COOH को अगर तोड़ो तो CH3COO माइनस और H प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है, या ये अगर 1 मोल है तो ये भी 1 मोल टूट रहा है, ये भी 1 मोल टूट रहा है। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो क्या इसका भी C होगा और इसका भी C होगा? तो इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि CH3COOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। क्लियर हो गया बात? इसके पहले हम जो एग्जांपल ले रहे थे, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, थोड़ा सा हम रिसेप आपको दिखा दे 11th वाला। जैसे H2SO4 है, ये टूटा तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो ये अगर C है तो यहाँ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सीधे क्या लिख दो? 2C। मान लो HCl है, टूट कर H प्लस प्लस Cl माइनस बनाया, तो ये अगर C है तो इसका H प्लस भी कितना हो जाएगा? C होगा। मान लो कि HNO3 है, टूटा H प्लस प्लस Cl माइनस बनाया, ये अगर C है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C होगा, बिकॉज दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएटेड। क्लियर हो गया बात? लेकिन यहां पर जो CH3COOH है, वीक एसिड कौन कौन होता है? तो CH3COOH, C6H5COOH, HCOOH, ये हमारे, और एक और होता है HCl, ये हमारे कुछ वीक एसिड हैं। ये हमारे क्या है? वीक एसिड। और इनके लिए आप इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। इनका तरीका आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया गया था, कैसे निकालते थे? याद है? ये जीरो, ये जीरो, तो ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो मिला वो क्या मिला? C अल्फा मिला। C किसका कॉन्सेंट्रेशन है? CH3COOH का। तो यहां से अगर तुम लिखो तो 0.2, यानी 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 1, या लिखो 2 इंटू क्या है? हाँ 0.2 है, 0.2 इंटू अल्फा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 5% डिसोसिएट हो रहा है, तो 5% डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 5/100, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। यहां से किसका वैल्यू निकला? अल्फा का वैल्यू। अब आगे बढ़ो यहां से, चलो ठीक है, अल्फा निकल गया। अब यहां से H प्लस का फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 5 अपॉन, पॉइंट हटाओ तो नीचे को आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000, यानी 10/1000, यानी H प्लस का यहां से जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा 1/100, यानी 10 पर पावर माइनस 2। ये निकला H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तो आगे कहानी बहुत आसान है। कहां से कहां जा रहा है? H प्लस से H2 जा रहा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई को बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 2। यहां से Q लिखो तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। अब हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर देख लो कितना है? 1 atm, तो 1 अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है कहीं? हाँ है, 10 पर पावर माइनस 2 का क्या कर दो बच्चों? स्क्वायर कर दो। क्लियर हो गया? हेलो बेटा, ध्यान यहीं पर रखना, इधर उधर नहीं, क्योंकि हम इधर लिखेंगे और इधर समझाएंगे नहीं, यहीं पे समझाएंगे, तो फोकस यहाँ पे रखो। चलो फिलहाल तो यहां से जो Q निकला वो निकला 1/10 पर पावर माइनस 4, यानी कि 10 पर पावर 4। अब Q निकल गया, N निकल गया, तो लिख लो E, H प्लस से H2, E नॉट H प्लस से H2 माइनस 0.059 अपॉन N log Q। अब देखो E नॉट H प्लस से H2, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0.059 अपॉन N का वैल्यू 2 log Q निकाल चुका है 10 पर पावर 4। अब यहां से माइनस 0.059/2 इंटू 4, क्योंकि log 10 पर पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया? 4। अब देखो ये जो निकल गया तुम्हारे लिए क्या निकला है? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम तुमसे कहे कि नहीं तुम ये हमें बताओ H2 से H प्लस बताओ, इसी वैल्यू का जस्ट क्या कर दो? पॉजिटिव, क्योंकि साइन चेंज करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, फिर से देखिएगा। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ C6H5COOH से H2PT 180 M at 25 degrees Celsius. If dissociation constant of C6H5COOH is 2 into 10 पर पावर -5. चलो ये क्वेश्चन है, याद आ रहा है कुछ? ये भी किससे रिलेटेड है बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम से. चलो ठीक है, पहले तो ये चेक करो कि क्या ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बन रहा है. जी हाँ बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से H प्लस से क्या जा रहा है? H2. तो तुम्हें जो निकालना है एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H प्लस से H2. अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है पहले ये पता करो. तो देखो ये हमारे लिए इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो कुछ दे दिया, मान लो कि 0.1 m है. ठीक है, तो C6H5COOH का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है. अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, यहां समझना ध्यान से, C6H5COOH टूटेगा तो बनाएगा C6H5COO माइनस और H प्लस. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो इसका भी 0.1 होता और H प्लस का भी कितना हो जाता है? 0.1. यानी यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मिल जाता. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो H प्लस निकालने का तरीका क्या है? आप 11th में सीख चुके हैं. तो पहले लिखो C6H5COOH C6H5COO माइनस और H प्लस. ये मान लो इनिशियली C लेते थे, ये 0 और ये 0. अब यहां से C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा. तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या निकला बच्चों? C अल्फा. C जो होगा ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो C तो पता है. अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. यहाँ अल्फा नहीं दिया है, यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है. चलो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते थे आप, अगर आपको ध्यान में हो तो देखिए यहाँ पे. तो इसके लिए अगर K लिखे हम तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा. अब K इक्वल टू यहां से C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे कॉमन C, 1 माइनस क्या होता था? अल्फा. अब जरा ध्यान से याद करो कि K इक्वल टू यहाँ पे एक C से एक C क्या होता था? कैंसिल. अब यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक एसिड या बेस के लिए 1 माइनस अल्फा को लगभग कितना मानकर चलते थे? 1. चलो तो यहां से K इक्वल टू हो जाता था C अल्फा स्क्वायर. चलो बहुत बढ़िया. अब यहां से अगर अल्फा हमसे कहा जाए तो अल्फा इक्वल टू हो जाता था √K/C. चलो बहुत बढ़िया, ये अल्फा निकल गया. लेकिन हमें अल्फा चाहिए नहीं, हमें जो जरूरत है बच्चों, किसका जरूरत है? H प्लस का. तो अब देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा. तो C इंटू अल्फा का वैल्यू निकाल चुका है K/C. C को अंदर भेजो तो Ka/C इंटू C स्क्वायर. एक C से एक C कैंसिल हो गया तो निकला क्या? √K इंटू C. किसका कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस का. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया √K इंटू C. और जो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा. चलिए बाकी लोग कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. अब यहां से जब H प्लस निकल गया तो वैल्यू निकालो कितना होगा H प्लस का. तो √KA, ये जो वैल्यू है इसी को हम K कहते हैं. कितना है ये? 2 इंटू 10 पर पावर -5 इंटू H इंटू कॉन्सेंट्रेशन यानी C. तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1. अब इसको हम लिख सकते हैं H प्लस इक्वल टू √2 इंटू 10 पर पावर -6. तो फाइनली यहां से क्या निकल गया? √2 इंटू 10 पर पावर -3m. तो ये फाइनली हम निकाल लिए किसका? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. अब यहां से कहां जा रहा है? तो H प्लस से जा रहा है H2. 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2H प्लस से कहां चला जाएगा? H2 पे. अब इसके लिए Q तुम्हें पता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर. प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा पता है कितना? ATM 1 ATM अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देख लो क्या है? √2 इंटू 10 पर पावर -3 का स्क्वायर.
तो फाइनली यहां से Q क्या निकल गया 1/2 इंटू 10 पर पावर -6। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां से क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं ना। अब यहां पे आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पर पावर 5। जब देखो ये 0.5 होगा ना तो पॉइंट हटाएगा तो एक यहां से खत्म हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 पर पावर 5। अब यहां से निकाल दो E H प्लस से H2 इक्वल टू क्या है E नॉट होता है, तो ये 0 माइनस 0.059 अपॉन n2 लॉग Q का वैल्यू 5 इंटू 10 पर पावर 5। इसको सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करेगा तो जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा, इसका साइन चेंज करेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब अभी ये रिडक्शन पोटेंशियल है, साइन चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पॉज करके नोट करो जल्दी। चलिए एक और तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से रिलेटेड बच्चों, पीएच से। पीएच का नाम सुनते ही थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के केस में। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसको कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे। परेशान नहीं होना है, ठीक है? जब तक हम हैं आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा टेंशन जो होगा मेरे ऊपर डाल दीजिए, ठीक है? और बाकी चीज हम संभालते रहेंगे। हाँ, तो हमने कहा कि पीएच से रिलेटेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले ध्यान से देखो, एक बात याद करो, जो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ता है, जो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है उसको तो पता है कि H प्लस से पीएच कैसे निकलता है और पीएच से H प्लस कैसे निकलता है। लेकिन जो कभी नहीं पढ़ा है इस बात को याद रखना कि सपोज करो कि पीएच इक्वल टू N है, पीएच हमारे लिए क्या है N है, तो तुम्हारे लिए जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 10 पर पावर -N हो जाएगा। इतना बात अगर आप समझ सकते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन बन जाएगा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का, ठीक है? जैसे कि हमसे किसी ने कहा कि फाइंड द पोटेंशियल या फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इफ pH is 2 25 डिग्री सेल्सियस एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमसे किसी ने कहा कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का निकालो 25 डिग्री सेल्सियस पर यदि उस सॉल्यूशन का पीएच कितना है 2 है। तो हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड निकालना है तो दो ही तरीका है लिखने का, या तो H2 से H प्लस लिखो या तुम्हारा मन करे तो H प्लस से H2 लिखो। चलो एक बार ऐसे लिखकर बना लेते हैं, एक बार ऐसे लिखकर बनाएंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो पहले हम लिख लेते हैं H2 से H प्लस, तो यहाँ पे दो देख रहे हो, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो पता ही है कि इसका प्रेशर कितना लेकर चलना है 180। क्या पता नहीं है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसके पहले जो था एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया था तो एसिड से हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाले थे, लेकिन इस समय हमें एसिड नहीं दिया है, सीधे कह दिया है कि पीएच इसका इतना है। तो बताओ कि क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर पीएच पता है तो क्या पता है H प्लस, तो पीएच यहां पर कितना है बच्चों, पीएच है 2, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा 10 पर पावर -2। देख लो यहां से। अब यहां से तुम क्या लिख सकते हो, Q का फॉर्मूला पता है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन। चलो अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ध्यान से देखो तो 10 पर पावर -2 का स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर 1 है, यानी Q मिल गया यहाँ पर 10 पर पावर -4 और N का वैल्यू 2 है। नहीं देख रहे हो, दो ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो जितना लूज करे या गेन करे वही तो N होता है। अब देखो तुम्हें Q निकल गया है, N निकल गया है, अब तुम निकाल सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिस टर्म में लिखा है ना ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखा है, तो ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखो यहाँ पर H2 से H प्लस इक्वल टू E नॉट H2 से H प्लस -0.059 अपॉन N लॉग Q होता है। अब देखो ये तो पता है स्टैंडर्ड स्टेट में है, जहां भी E नॉट H2 से H प्लस या E नॉट H प्लस से H2 यानी कि C है वो, और C का वैल्यू क्या होता है 0 -0.059 अपॉन 2 लॉग Q का वैल्यू देख लो 10 पर पावर कितना है -4 है। अब देखो ये माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 0.059/2 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 4। यहां से निकल गया E H2 से H प्लस का वैल्यू।
चलो ठीक है, EH2 से H+। ये क्या निकला है बच्चों? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर तुमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो सिर्फ क्या चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। यानी कि अगर हम कहें कि नहीं हमें ये बताओ तो EH+H2 तो क्या हो जाएगा -0.059/2 × 4। ये बात आपको पता है, क्लियर हो गया। चलिए पॉज करके नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं, ले लेते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड if find the electrode potential of hydrogen electrode if pH of solution is 10 pH of solution is 10। solution का pH कितना है बच्चों? 10 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो दो ही तरीका हो सकता है लिखने का। पहला हाइड्रोजन की बात करें तो H2 से H+ लिखें या H+ से H2 लिखें। तो इस तरह से हम बनाकर देख लिए हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में निकाल कर देख लिए हैं। इस बार रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में निकाल कर देखते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन लिखना पड़ेगा, H+ से H2 बैलेंस के लिए 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये हाइड्रोजन है तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा 1 atm। लेकिन H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा ये आपको पता है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम pH का यूज कर सकते हैं। तो pH हमारे लिए कितना है बच्चों? तो pH है 10। देखो pH कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा 10 पर पावर -10। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकल गया तो Q लिखो। अब Q लिखने का तरीका क्या होता है आपको पता है। चलिए जल्दी से Q के बारे में सोचेंगे यहां से। आई तो Q हम क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा। तो इस रिएक्शन को देखकर Q लिखना है तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे क्या मल्टीप्लाई है 2, पुट करो ये तो 1 हो जाएगा। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 पर पावर -10 का स्क्वायर यानी 10 पर पावर -20 यानी 10 पर पावर 20। किसका मिल गया? Q का वैल्यू। अच्छा N का वैल्यू देख ही सकते हो कि 2 ही इलेक्ट्रॉन का लूज या 2 ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है गेन हो रहा है। अब लिख लो EH+ से H2 इक्वल टू E0 H+ से H2 -0.059 अपॉन n log Q। अब देखो यहां पर ये तो C है, C का वैल्यू क्या होगा 0 -0.059 अपॉन n का वैल्यू कितना होता है बच्चों यहां पर 2 log Q का वैल्यू 10 पर पावर 20। अब यहां से -0.059/2 × 20 निकल गया इसका वैल्यू। इस बार जो हम निकाले वो क्या निकाला है रिडक्शन पोटेंशियल जो निगेटिव बता रहा है। अगर इसका साइन चेंज कर दें तो बन जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी पॉजिटिव वैल्यू इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। चलो तो अब हम तुम लोगों को सी का जलवा दिखाते हैं। जलवा से गाना तुमको याद होगा, चलो ठीक है याद कर लेना, गुनगुना लेना, ठीक है ना। हाँ तो हम सी का जलवा दिखाते हैं, लेकिन उस जलवा को दिखाने से पहले कुछ पॉइंट हम लिख देते हैं जिसको नोट कर लो फिर डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द सिंगल it is impossible to measure the potential of single electrode। अब इसका मीनिंग क्या हुआ हमें समझाते हैं। यानी कि दुनिया में यह संभव नहीं है कि तुम केवल एनोड का पोटेंशियल निकालो या केवल कैथोड का पोटेंशियल निकालो। यानी कि तुम सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकाल सकता है या तुम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकता अकेले, ठीक है। अब क्यों नहीं निकाल सकते यहां पे समझो। मान लो कि ये सॉल्यूशन है ZnSO4 का। किसका सॉल्यूशन है? ZnSO4 का। और इसके अंदर ये जिंक का रॉड है। किसका रॉड है? जिंक का। अब तुम कह रहे हैं कि नहीं ये जिंक जो होगा मान लो कि एनोड का काम कर रहा है। ये जिंक जो होगा किसका काम कर रहा है? एनोड का। तो Zn से Zn2+ गया तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां से क्या होगा? तो ये नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन कब होगा? तो जब रिडक्शन होगा।
क्योंकि दुनिया में अकेले ऑक्सीडेशन या अकेले रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, आप रिडॉक्स रिएक्शन से जानते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहा, तो ये ऑक्सीडेशन कब तक नहीं करेगा, जब तक कोई रिडक्शन करने वाला नहीं है। दूसरा, मान लो कि यहाँ पर सॉल्यूशन है CuSO4 का, इसके अंदर जो रॉड है वो कॉपर का है और हम कह रहे हैं कि ये कैथोड का काम कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि कैथोड का काम कर रहा है, यानी कि Cu2+ से Cu क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो हम नहीं निकाल सकते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अकेले रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहां से करेगा, जब तक इसको कोई देने वाला नहीं होगा। जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो जाकर एक्सेप्ट करेगा ना, यानी कि इसका रिडक्शन अकेले पॉसिबल नहीं है और इसका ऑक्सीडेशन अकेले पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस दोनों को जोड़ दें, यहाँ पे पता है इन्वर्टेड U-ट्यूब लगा देते हैं सॉल्ट विल, तब देखो ये ऑक्सीडेशन करने के लिए तैयार है और ये रिडक्शन करने के लिए तैयार है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया और इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिल गया। तो ये ऑक्सीडेशन कर लिया और ये रिडक्शन कर लिया। लेकिन यदि हम इसको हटा दें यहां से और अब कहेंगे क्या ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो नहीं करेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं होगा। ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए अब यहां से, तो आखिर अगर सिंगल हमें इलेक्ट्रोड निकालना हो तो कैसे निकालना, कोई ना कोई तो तरीका होगा कि जिसके वजह से हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लें। तो एक तरीका हो सकता है कि हमको जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है उसको उसके साथ पेयर बनाओ जिसका पोटेंशियल खुद 0 हो, जिसको मान लो उसका पोटेंशियल क्या हो, 0। तो फायदा इसका ये होगा कि जिसका निकालना है उसमें इसको ऐड करो या रिमूव करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। इसको हम थोड़ा सा लेटर और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। चलो दूसरा पॉइंट यहां से लिख सकते हैं, फॉर मेजर द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी कंस्ट्रक्ट a cell with C। अगर किसी सेल का पोटेंशियल, सेल का नहीं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है सिंगल इलेक्ट्रोड का, तो उसको किसी के साथ सेल बना लो और किसके साथ सेल बनाओ, C के साथ, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अच्छा, इसके बाद C एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। जो मेरा C है यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बच्चों, वो एनोड की तरह भी काम करेगा, कैथोड की तरह भी काम करेगा। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। मान लो कि मेरा जिंक रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जो एनोड की तरह बिहेव करना चाह रहा है, तो हाइड्रोजन वाला किसके तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। अगर जिंक वाला कैथोड की तरह काम कर रहा है तो हाइड्रोजन वाला किसके तरह काम करेगा, एनोड की तरह। यानी कि C को कोई परेशानी नहीं है, ये एडजस्टेबल है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला क्या बिहेव कर रहा है। अगर सामने वाला एनोड है तो C कैथोड है, सामने वाला कैथोड है तो C एनोड का काम करेगा। चलो ठीक है। दूसरा कि जो हमारा C है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो आपको बता चुके हैं पहले ही, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ C इज 0, यानी कि E0 H2 से H+ भी 0 एज वेल एज E H+ से H2 का वैल्यू भी क्या होता है, 0। इसका दोनों वैल्यू 0, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 और रिडक्शन पोटेंशियल भी 0। चलो ठीक है, पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लो। हो गया होगा, नोट हो गया होगा। आप परेशान मत हो, इतना समझाने के बाद भी हमें पता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात 50% ही गया है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है। अब हम इसको डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं समझा है तो डेफिनेटली अब समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि बीरबल का कहानी नहीं है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा इसको सीखने और समझने के लिए, ठीक है। चलो तब यहां से आगे बढ़ो। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाते हैं। तो यहां पे हमसे कहा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक।
हमसे किसी ने कहा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। अब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि ई नॉट Zn से Zn2 प्लस क्या होगा, या ई नॉट Zn2 प्लस से Zn क्या होगा, यही तो मतलब हुआ ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये किसको शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, और ये किसको शो कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, अगर ये निकलेगा साइन बदलेगा तो ये बन जाएगा, या ये निकलेगा साइन बदलेगा तो ये बन जाएगा। पता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल का साइन बदलो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन बदलो, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हुआ। अब जिंक का निकालना, यानी कि एक इलेक्ट्रोड दिया है और उसका निकालना है, तो एक इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल निकलेगा नहीं, जिसका निकालना है उसको एक सेल बना लो, जिसका निकालना है उसको एक सेल में चेंज कर लो, किसके साथ मिलकर, सी के साथ। तो हमें जिंक का निकालना है, तो हम यहाँ पे मान लिए कि कुछ इस तरह से है, जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो ZnSO4 का है, और इसके अंदर जो रॉड है वो जिंक का रॉड है जो एनोड का काम कर रहा है। जिंक का रॉड किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। और जो दूसरा आपका है, इसके अंदर जो होगा कुछ इस तरह से, जरा समझिएगा इसको फिर से, ये आपका Pt का इलेक्ट्रोड है, और यहां पर आ रहा है कौन सा गैस, आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन रहता है वो कौन सा सॉल्यूशन रहता है, H+ एक्वस सॉल्यूशन रहता है। चलो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, दोनों को जोड़ने के लिए एक इन्वर्टेड ट्यूब चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अब यहां से यहाँ एक एक्सटर्नल वायर के द्वारा इधर से इधर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन, और इधर से इधर क्या आता है, करंट। अब बीच में हम एक लगा दिए हैं वोल्ट मीटर। क्या लगा दिए हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हम एक सेल लिए, और मतलब एक क्या था, जिंक का इलेक्ट्रोड था, जिंक का इलेक्ट्रोड को किसके साथ मिलकर सेल बना दिए, सी के साथ, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब इसमें हुआ कुछ ये कि हम देखे कि जो मेरा जिंक है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है सेल बनाने के बाद, और जो मेरा हाइड्रोजन है वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह। क्लियर हो गया। हमें नहीं पता था कि कौन एनोड था और कौन कैथोड था, तो हम क्या किए, एक में डाले किसका सॉल्यूशन, जिंक का, उसमें जिंक का रॉड, दूसरे में किसका, हाइड्रोजन वाला डाल दिए, फिर दोनों को एक्सटर्नल वायर से जोड़ दिए, तो देखिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जिंक से हाइड्रोजन की ओर। इसका मतलब जो होगा, ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब अगर हम इसका ई सेल लिखें, स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, तो इनोड सेल रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। हम इधर वाले को कैथोड मानकर चलते हैं, इधर वाले को एनोड। अब यहां पर इनोड सेल इक्वल टू कैथोड, तो ई नॉट H+ से H2 माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, यही आएगा। चलो ठीक है। हेयर वोल्ट मीटर सोज 0.76 वोल्ट। अब ये मत पूछना कि ये कहां से लिखी है, तो ये अपने मन से नहीं लिखी है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जब हाइड्रोजन गैस को और जिंक को मिलाकर सेल बनाया गया, तो उस सेल का जो वोल्टमीटर है, उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना मिलता है, 0.76। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम जिंक को और कॉपर को मिलाकर बनाए, जहां पर जिंक किसके तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह, और हाइड्रोजन किसके तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह, तो ये जो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है, यानी ये आपका वोल्टमीटर शो करता है। तो यहां से आप कह सकता है कि इनोड सेल का वैल्यू कितना है, 0.76 वोल्ट। अब इस चीज को यहां पे पुट करो, तो 0.76 वोल्ट इक्वल टू, ये देखो ये हमेशा क्या होता है, 0 माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। यहां से लिख सकता है कि ई नॉट Zn2 प्लस से Zn इक्वल टू हो गया -76 वोल्ट। ठीक है, ये जो निकला ये क्या निकला, रिडक्शन पोटेंशियल निकला। अब कोई पूछता है कि नहीं नहीं रिडक्शन पोटेंशियल निकाल कर ज्यादा होशियार मत मारो या ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो। तो 1 मिनट का काम है, क्या करना है, तुमसे कहा जब ज्यादा होशियारी मत करो तो फिर से तुम होशियारी दिखाई दो, क्या लिख देगा, ये तुम्हारा क्या बन गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल उसका साइन बदल दो तुम्हें क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें कोई डाउट, चलो ठीक है।
चलो दूसरा मान लेते हैं, एक और किसी ने कहा हमसे, इस बार तो जिंक का निकाले। दूसरा किसी ने कहा हमसे कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब हमसे किसी ने कहा कि बाबू तुम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो। तो सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब भी हमसे पूछा जाए तो तुरंत उसको सेल बना लो, किसके साथ मिलाकर, सी के साथ। तो चलो दो पहले डब्बा ले लो, दो डब्बा ले लिए। अब इसमें क्या होगा, ये आपका पीटी का रॉड है जो किसका काम कर रहा है, एनोड का। अच्छा, दूसरा चीज होगा, इसके अंदर आपको पता है कौन सा सॉल्यूशन होता है, H+ एक्वस सॉल्यूशन। और इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो ले लिए CuSO4 का। एक्सटर्नल वायर से जोड़ दिए और देखे कि इस बार इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है, करंट ये आ रहा है, बीच में एक वोल्टमीटर है जो अपना कुछ ना कुछ क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर हो गया बात। चलो फिलहाल ये तो समझ ही रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा गैस जाता है, H2 गैस जाता है। चलो ठीक है। अब तुम इस बार कहेगा कि नहीं, इस बार जो होगा आप जो होंगे हाइड्रोजन वाला को क्या बना दिए हैं, एनोड बना दिए। पिछले वाला में कैथोड बनाए थे। तो हमने कहा ना कि जो हाइड्रोजन गैस है, जो सी है, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा दिया गया इलेक्ट्रोड है उस किसके तरह बिहेव करता है। अगर दिया गया इलेक्ट्रोड एनोड है तो हाइड्रोजन वाला कैथोड बन जाएगा, दिया गया आपका कैथोड है तो हाइड्रोजन वाला एनोड बन जाएगा, मतलब जस्ट उसके अपोजिट। तो यहाँ पे हम मान लिए कि जो कॉपर है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, या जब हम इस दोनों को जोड़े, एक कंपार्टमेंट लिए किसको, हाइड्रोजन वाला को, दूसरे कंपार्टमेंट लिए किसको, कॉपर वाले को, और दूसरों को जोड़े एक्सटर्नल वायर से, तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ और करंट का फ्लो हो रहा है कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो एनोड बन गया और जिसके तरफ से करंट का फ्लो होता है वो कैथोड बन गया। लेकिन फिर भी अगर डाउट बचा है तो फिर से समझाते हैं। हमको नहीं पता था कि इस दोनों में कौन एनोड और कौन कैथोड है, तो हम दोनों को एक एक सेपरेट कंपार्टमेंट में रखे, फिर दोनों को एक्सटर्नल वायर से जोड़े। तो हम देखे कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हो रहा है किधर से किधर, हाइड्रोजन से कॉपर की ओर, और करंट का फ्लो हो रहा है कॉपर से हाइड्रोजन की ओर। इट मींस दैट हाइड्रोजन जो होगा एनोड की तरह बिहेव करेगा और कॉपर जो होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया बात। अब यहां पर अगर इसका सेल पोटेंशियल इनोड से लिखा जाए तो वही चीज है, फिर से रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो इनोड सेल इक्वल टू कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, यानी कि ई नॉट Cu2 प्लस से Cu हमको चाहिए माइनस ई नॉट H+ से H2। अब देखो यहाँ वोल्टमीटर लगाया गया है और ये सारा चीज एक्सपेरिमेंटली हो रहा है, थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं है इसमें। समझ रहे हो बात ना, अपने मन से नहीं कर देना है कितना होगा कि उतना होगा, एक्सपेरिमेंटली चल रहा है ये सब कुछ। तो ये जो वोल्टमीटर इस सेटअप का जो दिखाया, तो वोल्टमीटर जो होगा सोज 0.34 वोल्ट। कहा जो वोल्टमीटर लगा वो डिफ्लेक्शन कितना शो कर रहा है, 0.34 वोल्ट, और जितना वोल्टमीटर शो करेगा वही सेल पोटेंशियल होता है ना। आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो 0.34 इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि ये तो हमको चाहिए नहीं पता है, माइनस सी का वैल्यू क्या होता है 0, इसका तो पता है ना 0। अब यहां से ई नॉट Cu2 प्लस से Cu का वैल्यू मिला प्लस 0.34 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर मिल गया 0.34 वोल्ट। ये डाटा तुमको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम एनोड और कैथोड, मतलब कि जब भी हम कॉपर और हाइड्रोजन को मिलाकर सेल बनाएंगे तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टमीटर शो करेगा वो कितना शो करेगा, 0.34। चलो ठीक है, लेकिन ये तो रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। अब किसी ने कहा कि नहीं चलो ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बाबू, तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता दो, तो कोई परेशानी नहीं है, साइन को चेंज करो। तो यहां से ई नॉट Cu से Cu2 प्लस अगर कहा जाए क्या लिख सकते हैं, माइनस 0.34 वोल्ट, और ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलिए क्लियर यहां तक, चलो बहुत बढ़िया।
हमको पता है कि बहुत सारे लोग थक गए हैं, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट समझिए, थोड़ा सा और आपको लेंगे समय, 5 मिनट और एक टॉपिक है उसको समझ लीजिए, फिर हम वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए, बिल्कुल एनर्जेटिक रहो, थको मत, न थकना है न रुकना है, सिर्फ तुम्हें चलते रहना है। कब तक चलते रहना है? जब तक जो तुम चाहते हो मिल ना जाए। ठीक है ना, तो थको मत, 5 मिनट और हमको दो। चलो ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी कई बार पूछा गया, बोर्ड वगैरह एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इज इट पॉसिबल टू एस्टिमेट, अब एस्टिमेट का स्पेलिंग थोड़ा सा अपना करेक्शन करते रहना, एस्टिमेट CuSO4 सॉल्यूशन बाय जिंक रॉड, या इसी को लिख सकता है कैन वी स्टोर CuSO4 सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। तो दो तरीके से पूछ सकता है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह से कि क्या हम CuSO4 सॉल्यूशन को जिंक के बर्तन में रख सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को चेंज करके कर सकता है, क्या जिंक के रॉड से CuSO4 सॉल्यूशन को घुमा सकते हैं, इस तरह से मिला सकते हैं उसको। तो इसको पता करने के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ध्यान रखना, गिवन, यहां तो गिवन दे देते हैं, कई बार गिवन नहीं दिया जाता है, तो आप अभी तक तो याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। E0 Cu2 प्लस से Cu प्लस 0.34 वोल्ट एंड E0 Zn2 प्लस से Zn इक्वल टू -6 वोल्ट। ये दो वैल्यू बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर Cu2 प्लस से Cu एंड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक Zn2 प्लस Zn, ये हमेशा दो याद रखना, कई बार जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये तुम्हारे लिए CuSO4 का सॉल्यूशन है, ये किसका सॉल्यूशन है? CuSO4 का, और इसके अंदर तुमने डाला है जिंक का रॉड। तो पूछ रहे हैं हम तुमसे, ये जिंक के रॉड से क्या CuSO4 को सॉल्यूशन को मिला सकते हैं? तो हम नहीं मिला सकते हैं। अब जवाब है कि क्यों नहीं मिला सकते हैं, तो क्योंकि जिंक का रॉड धीरे धीरे टूटकर इसके अंदर गिरने लगेगा। किसके अंदर? CuSO4 के अंदर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिंक अपना रिएक्शन करने लगेगा कॉपर के साथ, यानी जिंक यहां से टूट कर किस फॉर्म में यहां गिरने लगेगा? Zn2 प्लस के फॉर्म में। अब कोई पूछे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि देखो यहां पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है वो ऑक्सीडेशन करने के लिए तैयार है, यानी कि Zn से Zn2 प्लस बना लेगा, या Cu से Cu2 प्लस बना सकता है, या Fe से Fe2 प्लस बना सकता है। यानी सॉलिड से आयन में जाएगा, सॉलिड से आयन में चला जाएगा ऑक्सीडेशन करने के बाद। ठीक है, दूसरा यहां पर CuSO4 का मतलब, एक्चुअल में CuSO4 का मतलब किससे है? Cu2 प्लस से है। तो Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसका नेचर क्या है? रिडक्शन करने का। तो यहां पे ये है फाइनल कंसेप्ट कि जिंक यहां ऑक्सीडेशन करने के लिए तैयार है और कॉपर यहां रिडक्शन करने के लिए तैयार है, यानी कि यहां पर रिएक्शन हो जाएगा, और जब रिएक्शन होगा तो धीरे धीरे जिंक टूट टूट कर किसके में गिरने लगेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। यानी कहने का मतलब ये होगा, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? समाप्त होने लगेगा। या इवन मान लो कि अगर ये बर्तन रहता है जिंक का, तो भी तो वही काम होता है ना। इसके अंदर अगर CuSO4 है और ये बर्तन है जिंक का, तो ये जिंक का बर्तन धीरे धीरे टूट कर किसमें मिलने लगेगा? CuSO4 सॉल्यूशन में। इसलिए आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल कंसेप्ट, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हाँ हम इसको स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, या उसके रॉड से स्टीयर कर सकते हैं कि नहीं। तो प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए देखो यहां पर एनोड पर क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है बच्चों? तो मेटल सॉलिड से कहा जाता है आयन में। तो यहां पे ऑक्सीडेशन के लिए देखो कौन तैयार है? जिंक तैयार है, यही सॉलिड है। तो ये अगर एनोड पे जाना है तो ऑक्सीडेशन करेगा, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है? तो मेटल आयन से कहा जाता है सॉलिड में। फिर से रिपीट करेंगे,
अगर ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल सॉलिड से आयन बनेगा, और अगर रिडक्शन होगा तो आयन से सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो जिंक यहां पर क्या है, सॉलिड है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो Zn से Zn2 प्लस जाना चाहेगा। कॉपर यहां पर आयन है, CuSO4 में कॉपर क्या है, Cu2 प्लस है ना, तो कॉपर यहां पर क्या है, आयन। तो अगर ये रिडक्शन करना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस तरह से, तो जिंक ऑक्सीडेशन करके ये बन सकता है, कॉपर रिडक्शन करके ये बन सकता है। क्या ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, तो ये रिएक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक, यानी कि ये जो होगा आपका एनोड बन सकता है और ये आपका कैथोड बन सकता है। आपको पता है कि लो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड और हाई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, और अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों मिलकर एक रिएक्शन दे देगा Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Q, Zn से Cu प्लस 2 और Zn2 प्लस प्लस C। ठीक है, ये दोनों मिलकर रिएक्शन दे देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और इस रिएक्शन का इनोड सेल क्या होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड 0.34 माइनस प्लस 1.10 वोल्ट। अब देखो ये ग्रेटर देन 0 है, और जैसे ही इनोड सेल ग्रेटर देन 0 हुआ या ई सेल ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, मतलब यहां रिएक्शन हो जाएगा जिंक और कॉपर के बीच में। इसलिए जिंक के रॉड से CuSO4 के सॉल्यूशन को स्टीयर्ड नहीं कर सकते हैं, या जिंक के बर्तन में CuSO4 को रख नहीं सकते। क्लियर हो गया? पॉज करके नोट कीजिए। चलिए, नोट करने से पहले आप एक चीज लिख सकते हैं कि हियर रिएक्शन इज ऑकर्स, देयरफॉर जिंक रॉड या देयरफॉर CuSO4 कांट स्टोर इन जिंक पॉट। यहां रिएक्शन होगा क्योंकि इनोड सेल का वैल्यू क्या मिला, ग्रेटर देन 0, और इनोड सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिला, मतलब रिएक्शन हुआ। रिएक्शन हुआ तो जिंक के बर्तन में आप CuSO4 के सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप। चलिए हो गया, बस 2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट। अब देखो यहां पर इसी को अगर हम उल्टा कर दें कि इज इट पॉसिबल टू स्टे एट ZnSO4 सॉल्यूशन बाय कॉपर रॉड। ठीक है, या CuSO4 की जगह पर क्या लिख दो, ZnSO4 सॉल्यूशन इन कॉपर पॉट। चलो ठीक है, ये डाटा तो दिया रहेगा आपको। अब जरा ध्यान से देखो इस बार क्या कहानी है। तो इस बार कहानी उल्टा है। इसके अंदर जो होगा सॉल्यूशन है ZnSO4 का, और ये जो रॉड है बच्चों ये है किसका है, कॉपर का। अब देखो कॉपर का नेचर क्या है, तो कॉपर जो है सॉलिड है, कॉपर क्या है, सॉलिड, और अगर मेटल सॉलिड है तो ऑक्सीडेशन करता है, मतलब यहां जाना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अच्छा, दूसरा चीज बेटा, तो दूसरा चीज ये होगा कि यहां पर जिंक क्या है, तो जिंक ZnSO4 में जिंक किस पे, Zn2 प्लस पे। तो अगर जिंक Zn2 प्लस पे है तो Zn जाना चाहेगा, यानी कि रिडक्शन करना चाहेगा। एक बात तो आपको साफ साफ अब समझ में आ गया होगा कि कोई भी मेटल अगर सॉलिड है तो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, और अगर आयन के फॉर्म में है रिडक्शन करना चाहता है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो कॉपर क्या था बेटा, सॉलिड था, तो कॉपर अपना ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। जिंक क्या था, तो जिंक आयन के फॉर्म में था, तो रिडक्शन करना चाहेगा। अगर कॉपर यहां ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो इसका मतलब एनोड, और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैथोड। क्या ये एनोड बन सकता है, क्या ये कैथोड बन सकता है, तो नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू जिंक। इसका मतलब ये अगर आप कैथोड ही बनेगा और ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा। यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, उल्टा दिखा रहे हैं। इसके अनुसार कॉपर को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, और जिंक को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किससे, जिंक से। इसका मतलब कि कॉपर यहाँ एनोड नहीं बन सकता है और जिंक यहाँ पर कैथोड नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी ने कहा कि नहीं हम ऐसे मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर बना दिए तब क्या होगा, तो बना कर देखो, बना दिया तो ये रिएक्शन हो Cu प्लस Zn2 प्लस Cu2 प्लस Zn। अब इसके लिए इनॉट सेल लिखो, इसके लिए क्या लिखो, इनॉट सेल। तो तुम कॉपर को यहाँ पर क्या माना है, एनोड, और जिंक को क्या माना है, कैथोड। तो रिडक्शन इनॉट सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब कैथोड तुम इस बार माना है जिंक को, तो कितना है माइनस 0.76 से माइनस एनोड बना है कॉपर को 0.34 माइनस 1.10 यानी लेस देन क्या होगा, 0। इस बार इनोड सेल क्या मिला बच्चों, लेस देन 0। और अगर इनोड सेल लेस देन 0 मिला, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी आप यहां पे स्टोर कर सकते हैं। ये जो कॉपर का रॉड है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में टूटकर नहीं गिरेगा। तो दो बात क्लियर हुआ कि जिंक के बर्तन में CuSO4 स्टोर नहीं हो सकता है, लेकिन किसके बर्तन में, कॉपर के बर्तन में ZnSO4 के स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो ये था मेरा लास्ट टॉपिक आज का। फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कल।